हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन सारे करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम शामिल किए गए हैं? तो देखिए, पहले आप ये समझिए शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, जब सेना के जवान किसी मिशन पे जाते हैं तो उनको नदी नालों को पार करना पड़ता है, जिसमें उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के सोल्यूशन के लिए DRDO ने एक ब्रिज का निर्माण किया है जिसे आप कैरी कर सकते हैं, और जहां नदी नाले पड़ेंगे वहां आप उसे बिछा के नदी नाले को आराम से पार कर सकते हैं और वापस उसको आप कैरी करके अपने साथ ले जा सकते हैं। और इसी ब्रिज का नाम दिया है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम शामिल किए गए हैं। अब देखिए, इस ब्रिजिंग सिस्टम को बनाया किसने है? तो ध्यान रखिएगा, इसे बनाया है DRDO ने। ये DRDO द्वारा इसे बनाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम छोटी नालियों और नहरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से सेना की मदद करेगा। तो देखिए, DRDO द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो DRDO के प्रमुख को भी आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से ही पूछा जा सकता है। इसके प्रमुख हैं सतीश रेड्डी और सेना के प्रमुख का नाम है जनरल MM नरवणे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में 8 राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके उसे देख सकते हैं। तो देखिए, अभी कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थावर चंद्र गहलोत जी को बनाया गया है कर्नाटक का नया राज्यपाल। देखिए, जो थावर चंद गहलोत हैं वो पहले केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे और इन्हें बाद में कर्नाटक का नया राज्यपाल बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, कृषक बंधु योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। देखिए, केंद्र की ओर से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है PM किसान योजना, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो देखिए, इसी PM किसान योजना के तर्ज पे पश्चिम बंगाल ने भी कृषक बंधु योजना चलाया है। देखिए, इस योजना में पहले 5,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता दी जाती थी किसानों को, अब उसे बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसीलिए ये जो कृषक बंधु योजना है वो अभी न्यूज़ में है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। और अभी रेल मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा अश्वनी वैष्णव अभी रेल मंत्री हैं। और इससे पहले पीयूष गोयल थे हमारे रेल मंत्री, तो इनको अभी चेंज किया गया है, पीयूष गोयल से अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। और इसी के साथ आप ये भी याद रखिएगा कि पहली रेल कब चलाई गई थी? तो 1853 में पहली रेल चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है भारत के पहले जैव विविधता उद्यान का। और उत्तराखंड में भी कहा, तो आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन अनुसंधान में खोला गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है भारत वाटिका, और ये 1 एकड़ जमीन में फैला है। अगला प्रश्न है, जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, P साईनाथ को सम्मानित किया गया है जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार। और ये P साईनाथ हैं कौन? तो ध्यान रखिएगा P साईनाथ पत्रकार हैं। और इन्हें क्यों दिया गया है पुरस्कार? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गाँव को कवर किया था। और ये जो पुरस्कार है वो फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है, मतलब इससे पहले भी अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ही थे। आप यहाँ एक और बात याद रखिएगा, देखिए खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान में जो है वो सिर्फ 9 उतरते हैं खेलने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। अगला प्रश्न है,
अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडी जेस्सी बने हैं नए सीईओ। ये किसके स्थान पे आए हैं? तो जेफ बेजोस के स्थान पे आए हैं एंडी जेस्सी। और अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, अमेजॉन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को, और इसके संस्थापक कौन है? वो है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त किया है। अच्छा, आपसे अगर यहाँ एक प्रश्न पूछा जाए कि WHO किस आधार पे किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त करता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी देश में 3 साल तक उस बीमारी का नया केस नहीं मिलता है, तो फिर WHO उस देश को उस बीमारी से मुक्त कर देता है। जैसे देखिए, पिछले 3 साल में चीन में कोई भी नया केस नहीं मिला होगा मलेरिया का, इसलिए WHO ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत ने 2030 का लक्ष्य रखा है मलेरिया से मुक्त होने का। और टीबी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा 2025 रखा गया है टीबी का लक्ष्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मलयालम फिल्मों को केरल ने एक अलग मंच प्रदान करने के लिए खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म खोलने का प्रस्ताव रखा है। अच्छा, यहाँ OTT का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, ओवर द टॉप होता है OTT का फुल फॉर्म, ओवर द टॉप। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से। ठीक है, ये जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है, और इस अवार्ड में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि दी जाती है। अच्छा देखिए, ये कौशिक बसु जो थे वो 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाडा द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंशुला राव बनी है अभी नाडा द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली भारतीय महिला। और ये कहाँ की है? तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। देखिए, जो नाडा है अभी न्यूज़ में है, तो प्रश्न यहाँ से ही पूछा जा सकता है, तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और नाडा के चेयरमैन ध्यान रखिएगा भारत के खेल मंत्री होते हैं। तो अभी हाल ही में खेल मंत्री किसे बनाया गया है? अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है नया खेल मंत्री। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर को भी आप ध्यान रखिएगा, सुनील शेट्टी हैं नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। ये तो हो गया संस्था अपने इंडिया का। एक विश्व स्तर पे भी एक संस्था होती है नाडा जैसी, उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है वाडा, और इसका जो मुख्यालय है वो है कनाडा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है भारत का नया शिक्षा मंत्री। और अगर आपसे पूछ ले कि इससे पहले कौन थे भारत के शिक्षा मंत्री, तो देखिए इससे पहले थे रमेश पोखरियाल, अभी वर्तमान में बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अब आपसे एक और बात यहाँ पूछ ले कि धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले कौन से विभाग के मंत्री थे, तो ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी। और अभी पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम मंत्री अभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गाय के गोबर से खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी बने हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, जो दिलीप कुमार है इनसे प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है कि इनकी पहली फिल्म कौन थी और इनके पास और क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान के पेशावर में जन्म हुआ था इनका, और इनकी पहली फिल्म को आप ध्यान रखिएगा ज्वार भाटा है इनकी पहली फिल्म। और 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप इन सारी बातों को याद रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, T/2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? 2022 तक जो बाघों की संख्या थी उसको डबल करना था,
लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने इसे समय से पहले ही पूरा कर लिया, इसलिए इसे T×2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुल 2967 लगभग 3000 टाइगर हैं भारत में, जिनमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 526 टाइगर और दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, जहां टाइगरों की संख्या है 524। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नए मंत्रालय जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह जी को दिया गया है इस मंत्रालय का कार्यभार। और आपको पता होगा, अमित शाह जी अभी हमारे भारत के गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। देखिए, राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया, ये दोनों ही लेखक हैं ऑपरेशन खुकरी के। देखिए, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है सियरा लियोना। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ गृह युद्ध चल रहा था, तो इसी को शांत कराने के लिए यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने पहल की, और इसी सारी घटनाओं को इस बुक में राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने लिखा है, और इस बुक का नाम है ऑपरेशन खुकरी। और यहाँ एक और बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में ना पूछे, लेकिन जो राजपाल पुनिया है इनकी बेटी है दामिनी पुनिया, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जेबेल अली बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है जेबेल अली बंदरगाह। देखिए, ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई, वहां पे भूकंप आ गया, इसीलिए जेबेल अली बंदरगाह जो है वो न्यूज में आया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो वो है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में किया है इसका उद्घाटन। और किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवाने जी ने किया है, जो कि भारतीय सेना के प्रमुख हैं। और ये क्यों किया गया है? तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में 100 से अधिक सैनिक यहाँ मारे गए थे, तो उन्हीं की याद में युद्ध स्मारक का उद्घाटन यहाँ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा जो स्टेडियम है वो राजस्थान में बनाया जाएगा। देखिए, दुनिया का जो पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है वो आप सबको पता होगा, वो है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, जिसकी क्षमता है 1,10,000, ये 1,10,000 है। और जो दूसरा है वो है मेलबर्न में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और जिसकी क्षमता, देखिए क्षमता मतलब दर्शक क्षमता, तो इसकी क्षमता है 90,000। और जो तीसरा है वो जयपुर राजस्थान में बनेगा, जिसकी क्षमता होगी 75,000। तो आप ध्यान रखिएगा इन तीनों को। अगला प्रश्न है, भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? देखिए, अभी हाल ही में भारत के नए रेल मंत्री बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव को। और इससे पहले कौन था रेल मंत्री? तो ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल थे इससे पहले हमारे रेल मंत्री। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, अभी हाल ही में जारी हुआ है Q3। देखिए, Q1, Q2 और Q3, ये 3 रिपोर्ट आया है एक ही साल में। तो देखिए, अभी जो Q3 है उसमें भारत का स्थान है 90। और ये Q1, Q2 में क्या है? तो देखिए, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट को हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। अब देखते हैं Q1, Q2 और Q3 में भारत को क्या स्थान मिला है। देखिए, पहले स्थान पे तो जापान है तीनों में, और तीनों में अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ये जो रैंकिंग है वो भारत की चेंज हुई है। देखिए, पहले मतलब Q1 में भारत का स्थान था 85, Q3 में 84, और Q3 में अभी स्थान हो गया इसका 90। तो आप ध्यान रखिएगा इन तीनों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मूव की प्रथा को समाप्त कर दिया है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर की ये प्रथा थी, और ये 149 वर्ष पुरानी प्रथा थी, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये बेसिकली प्रथा ये थी कि जो महाराजा का काफिला था वो अप्रैल माह में श्रीनगर के लिए रवाना हो जाता था, और अक्टूबर माह में उसकी वापसी होती थी। तो इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया दरबार मूव की प्रथा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो प्रथा है दरबार मूव की प्रथा वो कब चालू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1872 ईस्वी में चालू किया गया था इस प्रथा को, जिसे जाके अभी हाल ही में इसे समाप्त कर दिया गया है।
और यहाँ एडिशनल तौर पे आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो वह है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो ध्यान रखिएगा वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपनी प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है। देखिए जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक थे उनकी जगह अब पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो आप हमेशा नाम सुनते होंगे इसका, देखिए ये होता क्या है। देखिए आप मार्केट गए और जिस थैले में आपने सब्जी लिया, कोई भी सामान लिया किसी भी थैले में, तो उस प्लास्टिक का यूज वहीं तक था, उसके बाद आप उस प्लास्टिक को फेंक देंगे। तो ऐसे जितने भी प्लास्टिक होते हैं उनको कहा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो उसी प्लास्टिक पैकेजिंग को फ्लिपकार्ट ने अभी समाप्त कर दिया है। अब देखिए फ्लिपकार्ट न्यूज में है तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। देखिए इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व स्थित है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में स्थित है। देखिए ये जो टाइगर रिजर्व है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टाइगर कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। और ये टाइगर कॉरिडोर बनाया क्यों जाएगा, तो देखिए इसकी मदद से ह्यूमन और टाइगर के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति न पैदा हो, इसलिए ये टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और इस टाइगर कॉरिडोर की मदद से एक टाइगर दूसरे टाइगर रिजर्व में आसानी से जा सकता है, इसलिए ये टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और आप यहाँ एक और बात याद रखिएगा, जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो भारत का हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और इसी के साथ राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है। अब ये चौथा है तो इन चारों को भी हम देख लेते हैं राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से हैं। देखिए पहला है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व और चौथा है जो हाल ही में बनाया गया है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरिसा बांदला बनी है भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। और पहली कौन थी, तो ध्यान रखिएगा वो थी कल्पना चावला। और ये जो सिरिसा बांदला जी हैं वो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी, वो थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, नरगोल बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात में बनाया जाएगा नरगोल बंदरगाह। देखिए न्यूज में इसलिए है, देखिए एक बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता होगा। ये बंदरगाह बहुत बिजी है, तो इसी बंदरगाह से दबाव को कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में नरगोल बंदरगाह बनाए जाने की प्रस्ताव रखा गया है। और ये गुजरात के वलसाड़ जिले में बनेगा। लेकिन गुजरात के वलसाड़ जिले में जो लोग हैं वो इस बंदरगाह का विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो पेशा है वो मछुआरे हैं बेसिकली। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बंदरगाह बनेगा तो उनका जो रोजगार है वो छिन जाएगा, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेके ये जो नरगोल बंदरगाह है वो न्यूज़ में है। तो आप ध्यान रखिएगा, नरगोल बंदरगाह गुजरात के वलसाड़ जिले में बन रहा है। और किसका भार कम करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसका भार कम करने के लिए। और गुजरात से आप याद रखिएगा, गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन ने लागू किया है राइट टू रिपेयर। देखिए ब्रिटेन में जो इलेक्ट्रॉनिक सामानें होती हैं जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनका रिपेयर नहीं किया जाता है। वहाँ यूज एंड थ्रो की जो पॉलिसी है वो चलती है। आपने यूज किया किसी सामान को, वो खराब हुआ तो उसे फेंक दिया, और इसी के कारण वहाँ पे ई वेस्ट बढ़ रहा है। तो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने राइट टू रिपेयर का एक कानून लागू किया है, जिसके तहत अब लोग जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो खराब होने पे फेंकेंगे नहीं, उनका रिपेयर कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत चर्चे में है अभी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राइट टू रिपेयर किस देश से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है इस पुरस्कार को। और इस पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इस पुरस्कार का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रिया में। अब देखिए पहले स्थान पे आए हैं मैक्स वर्स्टैपन,
जो रेडबुल के रेसर हैं और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। दूसरे स्थान पे आए थे वोल्टेरी वोटस, जो मर्सरीज रेसर हैं और ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। और तीसरे स्थान पे हैं लैंडो नॉरिस, जो मैक्लानेर रेसर हैं और ये यूके के रहने वाले हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सिलबम क्या है? देखिए एक तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है और इसी का नाम है सिलबम। आप इसे ध्यान रखिएगा। जो देखिए जो सिलबम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सिलम जिसका अर्थ होता है पहाड़, और दूसरा है बम जिसका अर्थ होता है बांस। और इस मार्शल आर्ट में इनका जो हथियार होता है वो बांस की लकड़ी होती है। जैसे इस फोटो में आपको दिखेगा, देखिए ये जो बांस की लकड़ी है ये इनका हथियार होता है और इस प्रकार से ये मार्शल आर्ट लड़ा जाता है। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है द प्रेगनेंसी बाइबल किसकी पुस्तक है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर खान की पुस्तक है द प्रेगनेंसी बाइबल। आपको ये फोटो में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर भी तय कर लिया गया है। देखिए शुभंकर का नाम है धाकड़। देखिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका पहला आयोजन जो हुआ था 2018 में दिल्ली में हुआ था। दूसरा आयोजन 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा आयोजन 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था। और जो ये चौथा आयोजन है जो 2022 में होने वाला है वो बेसिकली 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण ये 2021 में ना होके ये अब ये 2022 में होगा। और कहाँ होगा तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा के पंचकुला में होगा ये। अगला प्रश्न है विंबलडन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी ने जीता है विंबलडन 2021 में महिला सिंगल का खिताब। और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और उप विजेता कौन रही? तो ध्यान रखिएगा उप विजेता थी कैरोलिना प्लिस्कोवा। और पुरुष सिंगल में किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा नोवाक जोकोविक ने जीता है पुरुष सिंगल का खिताब। अच्छा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक साल में टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। देखिए कौन कौन से। एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसकी स्थापना हुई थी 1905 में और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तरफ दे देगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और पूछेगा आपसे कि ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन जिसकी स्थापना हुई थी 1891 में और ये क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। तीसरा है विंबलडन जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में और ये ग्रास कोर्ट मतलब ये घास के कोर्ट पे खेला जाता है। और जो चौथा है वो है यूएस ओपन जिसकी स्थापना हुई थी 1881 में और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में एक और प्रश्न पूछ ले कि इन चारों में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है विंबलडन ओपन जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात में बनेगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। देखिए जो केंद्र है वो बन इसलिए रहा है ताकि समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता कर सके। और यहाँ एक और बात आप याद रखिएगा कि गुजरात के लोथल में ही भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और लद्दाख में भी कहाँ, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में 2 जिले हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। तो ये लद्दाख के कारगिल में खोला जाएगा। और इसकी स्थापना करेगा कौन, तो ध्यान रखिएगा एनटीपीसी इसकी स्थापना करेगा। अब देखिए एनटीपीसी न्यूज में है तो प्रश्न यहाँ से ही पूछा जा सकता है। देखिए जो एनटीपीसी है वो एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी की 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और ये कब मनाई गई, तो ध्यान रखिएगा 4 जुलाई 2021 को मनाई गई 119वीं पुण्यतिथि। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा वो 12 जनवरी को मनाई जाती है इनकी जयंती। देखिए यहाँ विवेकानंद जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के शिकागो में इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है?
तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रति मिनट भूख से लगभग 11 लोगों की मौत हो जाती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और ये जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सफैम जारी करता है इस रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट में एक और बात कहा गया है जो आप ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से होने वाली मौतों से अधिक है। अगला प्रश्न है, जून 2021 मंथ के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट चुना है। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं हेवन कॉनवे, इनको चुना गया है जून मंथ के लिए। और देखिए जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये इसकी स्थापना हुई थी इसी वर्ष 2021 में। और जब इसकी स्थापना हुई तो पहला खिताब मिला था ऋषभ पंत को जनवरी मंथ के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात आई है आईसीसी की, तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय इसका स्थित है दुबई यूएई में, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। तो देखिए पहले तो आप ये जानिए कि ये जो कोपा अमेरिका है वो किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित है। और इस किताब को जीता किसने है, तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना ने जीता है इस किताब को। और यहाँ ध्यान रखिएगा जो फुटबॉल का कोपा अमेरिका किताब है ये फुटबॉल की श्रेणी में तीसरा सबसे बड़ा किताब है। देखिए ये पहला जो सबसे बड़ा किताब है वो तो आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप, दूसरा है यूरो कप, और तीसरा जो है वो अभी हाल ही में अर्जेंटीना जीता है जिसका नाम है कोपा अमेरिका, जिसमें उप विजेता रहा ब्राज़ील और पिछली बार का विजेता भी रहा था ब्राज़ील, आप इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक और बात आप याद रखिएगा कि 28 वर्ष बाद अर्जेंटीना ने इस किताब को जीता है। और ये जो सारे कप्स हैं वो ध्यान रखिएगा हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर बहादुर देउबा बने हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। और ये किसके स्थान पे आए हैं, तो ध्यान रखिएगा केपी ओली के स्थान पे आए हैं ये शेर बहादुर देउबा। और ध्यान रखिएगा जो विद्या देवी भंडारी हैं वो नेपाल की राष्ट्रपति हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा ने किया श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन। देखिए मनोज सिन्हा है कौन, तो ध्यान रखिएगा ये मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और पहले उपराज्यपाल को भी आप ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया इसका उद्घाटन। और अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किया किसने, तो ध्यान रखिएगा नितिन गडकरी साहब ने किया था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार की राजधानी पटना में की जाएगी राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना। और डॉल्फिन से आप यहाँ याद रखिएगा जो गंगा की डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान में लॉन्च किया है अभी भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं कौन, तो ध्यान रखिएगा निर्मला सीतारमण जी हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। और इससे पहले आप ध्यान रखिएगा सिंगापुर में भी लॉन्च किया जा चुका है भीम यूपीआई को। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। इसकी क्षमता कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा 4750 मेगावाट का होगा ये। अब ये एनटीपीसी से संबंधित कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, ये एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एनटीपीसी के एमडी को भी आप ध्यान रखिएगा गुरदीप सिंह है एनटीपीसी के एमडी। अगला प्रश्न है, यशपाल शर्मा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेल से संबंधित थे यशपाल शर्मा जी। देखिए जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था उसी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा थे। इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1954 को और इनकी मृत्यु हुई 13 जुलाई 2021 को। अगला प्रश्न है, T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस गेल ने ऐसा कारनामा किया है। और ये ध्यान रखिएगा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं।
अगला प्रश्न है अ न्यू कोल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए राहुल शर्मा और संजय बारू दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, ए न्यू कोल्ड वॉर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हरियाणा ने स्थापित किया है देश का पहला ग्रेन एटीएम। देखिए जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं अपना पिन डाल के, ठीक वैसे ही यहाँ पे अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड नंबर आप यहाँ दर्ज करेंगे और जितनी अनाज की क्वांटिटी यहाँ फिक्स होगी उतनी अनाज आपके लिए बाहर चली जाएगी। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ विकसित किया जाएगा और ये 1.3 अरब डॉलर का समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो का एंड है। हम जुलाई मंथ के लास्ट में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।